तो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को आप लोगों ने देखने का प्रयास किया। हम लोग उसी 1931 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से लेकर 1935 तक हम लोग देखेंगे और आपसे आशा करेंगे कि जब भी आप क्लास में आए तो तैयार होके आए, क्योंकि इतिहास बिल्कुल अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है। और इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि हम लोगों ने इतिहास की व्याख्या बिल्कुल आरंभ से इतिहास क्या है से शुरू किया था, और वहां से होते हुए प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के भी कई पक्षों से होते हुए स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी चरण में प्रवेश किए थे। और गांधीवादी चरण का यह 1930 से 1935 का फेज था। तो अब लिखेंगे 1931। एक पिछले दिन पिछले क्लास में जो हो चुका था उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो लिखेंगे 1931। देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज सम्मेलन के विफलता के बाद, पहले गोलमेज सम्मेलन के विफलता के बाद, विफलता के बाद 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च, इस तारीख को नहीं भूलना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ और कांग्रेस, और कांग्रेस, और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन ब्रैकेट में लिख देंगे 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुई। कौन? कांग्रेस। वहां लिख देना। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोग मार्च के महीने में ही हैं। 23 मार्च, 23 मार्च, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, राजगुरु को फांसी की सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। इसी कड़ी में मार्च के अंतिम सप्ताह में 1931 में, इसी कड़ी में मार्च के अंतिम सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह
मार्च के अंतिम सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह 1931 में 1931 में 1931 में कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष, कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 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 और इसी अधिवेशन में पहली बार देखेंगे, और इसी अधिवेशन में पहली बार, इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार, मूल अधिकार एवं आर्थिक प्रस्ताव, मूल अधिकार और आर्थिक प्रस्ताव, मूल अधिकार और आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव को पारित किया गया, को पारित किया गया। मूल अधिकार और आर्थिक प्रस्ताव को पारित किया गया। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि यह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था। जैसे आप 1885 पढ़ते हैं, 86 पढ़ते हैं, 87 पढ़ते हैं, 93 पढ़ते हैं, 1905 पढ़ते हैं, 1906 पढ़ते हैं, 1907 पढ़ते हैं, 1912 पढ़ते हैं, 1915 पढ़ते हैं, 1916 पढ़ते हैं, 1917 पढ़ते हैं, 1920 पढ़ते हैं नागपुर का, 1920 के बाद 1922 गया में सीआर दास, 1929 लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से आपको 1931 का कराची अधिवेशन याद रखना है। 1931 में कांग्रेस कराची के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1929 में कौन थे? देखिए 1929 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। इसी पृष्ठभूमि में प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना पारित की गई थी। इसी कड़ी में आपका 1922 गया अधिवेशन कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष सीआर दास, जिनको हम देश बंधु कहते थे। 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन वो भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए थे। और वो अधिवेशन कहां हुआ था? वो अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष राघवाचारी थे, जिसके अध्यक्ष राघवाचारी थे। 1917 भी याद रखिएगा। 1917 इसलिए याद रखना है कि पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी कहां? 1917 में कहां हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? कलकत्ता। बहुत अच्छा। कौन सी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट। बहुत अच्छा। उनकी दो पत्रिका का क्या नाम था? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसी क्रम में 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन भी याद रखिए। 1916 कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1916 कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1915 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वाह, जियो वीर, एसपी सिन्हा। कौन थे? कॉपी के ऊपर में फिर से लिख लो। 1915 के 1915 के कांग्रेस के अध्यक्ष, 1915 के कांग्रेस के अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। कौन थे? एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट। हम लोग अभी नीचे हैं, हम लोग अभी कराची कांग्रेस में हैं। हम लोग अभी कहाँ हैं? 1912 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 1912 में कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी?
बांकीपुर। कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? RN मधोलकर। एकदम भूलना नहीं है ये सब चीज, एकदम बटन दावे और आंसर नहीं रहेगा तो कंपटीशन है बाबू। और तब आप, मैं कहता हूं कि उस समय भारी पश्चाताप होगा, पश्चाताप के अग्नि में प्रज्वलित होकर भस्म हो जाइएगा यदि याद नहीं कीजिएगा। अफसोस होगा कि वो 2-4 बार और पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है परीक्षा के दृष्टि से, और इससे इस तरह के तथ्य तो बटन दाबते ही आंसर निकल जाना चाहिए। ठीक है, 2-4 लड़के मेहनत किए हैं और बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन और सब तो लगता है कि इस वर्ष 2024 में मूर्ति देवी पुरस्कार यदि किसी को मिलेगा तो हमारी ही छात्राओं को मिलेगा। तो थोड़ा सा समय रहते आप याद, जबकि मालूम है कि कक्षा समय समय पे चलती है तो याद करके ही आना चाहिए कक्षा में, ठीक है कि नहीं? ये तो शर्म की बात है कि आप याद करके नहीं आते हैं। चलिए आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। 1931 कराची कांग्रेस का अधिवेशन। अब आइए सितंबर में क्या हुआ। सितंबर में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसकी पृष्ठभूमि अभी बना दिया था। सितंबर में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसकी पृष्ठभूमि बना दिए थे। और याद रखिएगा कि ये सितंबर में जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके पहले गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च। तो कभी कभी इस तरह की घटना भी पूछ सकता है कि कालक्रम के अनुसार सजाइए। ए, सविनय आंदोलन की शुरुआत। 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। 3, गांधी इरविन समझौता। 4, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी। 5, कराची कांग्रेस का अधिवेशन। सजाइए। ऑलरेडी सजा हुआ है। सबसे पहले सविनय हुआ, ठीक है कि नहीं? उसके बाद सविनय के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में 1930 में। विफल हो गया तो 1931 में 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता कराया गया सप्रू और जैकर की सहायता से। किसकी सहायता से? सप्रू और जैकर की सहायता से। लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। गांधी इरविन समझौता के ब्रैकेट में लिख लो, यह समझौता सप्रू जैकर की प्रयास से हुए थे। जहां गांधी इरविन समझौता लिखे ना वहां लिख दीजिए सप्रू जैकर के प्रयास से हुआ। गांधी इरविन समझौता सप्रू जैकर के प्रयास से हुआ। चलिए, सप्रू और जैकर के प्रयास से हुआ। नेक्स्ट, चलिए आगे आइए। हाँ, तो मैं बता रहा था अभी कि ये मार्च के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में सितंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ उस समय भारत के वायसराय थे इरविन, और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ उस समय भारत के वायसराय थे विलिंगटन। उस समय भारत के वायसराय क्या हो गए? बदल गए। इसीलिए आप इसे याद रखेंगे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय। तो लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। तो पहले लिखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब लिखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। इस समय भारत के वायसराय विलिंगटन थे। 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 कौन थे? विलिंगटन थे। इस समय भारत के वायसराय विलिंगटन थे। इस सम्मेलन में, मतलब दूसरे सम्मेलन में
कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने हिस्सा लिया और इनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, ने हिस्सा लिया और इनके साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू भी थी। अंडरलाइन कर देना, सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू भी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, याद रहे कि गांधी जी लंदन याद रहे कि गांधी जी लंदन आईएनएस राजपूताना जहाज से गए और यह सम्मेलन जेम्स पैलेस लंदन में संपन्न हुई। और यह सम्मेलन कहां संपन्न हुई? जेम्स पैलेस। रुके थे किंग्सले हॉल में, और पैलेस कहां, किस जगह पर यह बैठक संपन्न हुई? जेम्स पैलेस, जहां जॉर्ज पंचम उनका इंतजार कर रहा था। ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे, बैठक जेम्स पैलेस में संपन्न हुई। उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम थे और प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड थे। ठीक है, तो गांधी जी किस पैलेस में रुके थे? गधे का गधे रह गए, किंग्सले पैलेस में रुके थे। अब बैठक हुई थी जेम्स पैलेस में। ठीक है कि नहीं? किंग्सले पैलेस में रुके थे और जेम्स पैलेस में बैठक हुई थी। हर चीजें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें आपको समझा दी जाती है। आप सुन लीजिए। अब ये सब तो बड़े स्तर के लिए है, बड़ी परीक्षा के लिए है। एनी और मदन मोहन मालवीय अपने खर्चे पे गए थे, और एक दलित नेता डॉक्टर अम्बेडकर, और यह भी याद रखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। एकमात्र यही थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कौन थे? और एक व्यापारी भी इस सम्मेलन में गए थे जिनका नाम था जीडी बिरला, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब गए थे। तो ये सब एक बेसिक बातें हैं जो बड़े स्तर में जब जाएंगे, पहले तो आप इस स्तर के योग्य बनिए, इसके बाद ही बड़े स्तर के योग्य बनिएगा। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बता दी गई है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद आइए कि किस कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। उसका मूल कारण था कि मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही, और इसी सांप्रदायिक समस्या पे गांधी जी जैसा दूरदर्शी नेता इस बैठक में वापस आ गए, और एक डायलॉग भी उन्होंने दिया कि जो तिरंगा का लहराने का जिम्मेदारी मुझे दी गई थी भारतीय जनमानस के द्वारा, मैंने उसे झुकने नहीं दिया। ये बातें गांधी जी ने कही थी। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट और भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बड़ी परीक्षा की दृष्टि से है। कराची कांग्रेस के अधिवेशन में ही उन्होंने कहा था कि गांधीवाद मर सकता है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है, और इस देश के बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ये दो बातें
तब जब गांधी की आलोचना होने लगी थी और कराची अधिवेशन में जब गांधी उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तो भारतीय युवाओं ने भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जो लाहौर कंस्पिरेसी केस में फांसी दी गई थी, उस आक्रोश में उन्होंने गांधी जी को काला झंडा दिखाया था। और गांधीवाद का मतलब यहाँ है सत्य अहिंसा, गांधीवाद का मतलब है यहाँ सत्याग्रह, गांधीवाद का मतलब है यहाँ की मूल्यों की राजनीति। तो ये गांधीवाद का मतलब था। तो उन्होंने कहा ही कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। और आज भी वही चीज है कि आज भी भारत विश्व के उन देशों की तुलना में आप देखिए अड़ोस पड़ोस में तो कितनी ज्यादा हिंसा है, लेकिन उसकी तुलना में हमारे यहाँ हिंसा कम है। ठीक है कि नहीं। और कुछ कानून व्यवस्था वाले जो संकट है वो सब तो हर समाज में हर युग में होता रहा है। उस अपराध देखना सरकार का जो मूल काम होता है कि संगठित अपराध नहीं पनपे, संरक्षणवादी अपराध नहीं पनपे। ऐसे तो छोटे छोटे मुद्दों पर गांव घर में तो आज से थोड़े ही विवाद होते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला बोले जाते हैं। ये तो सदियों से ऐसा कृत्य और कुकृत्य करते लोग आ रहे हैं। मूल में आ जाइए। खैर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब लिखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग दिए जाने के कारण, गांधी जी वापस आना बेहतर समझे, गांधी जी वापस आना बेहतर समझे, लंदन से वापस आना बेहतर समझे। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वापस आना बेहतर समझे लेकिन उन्होंने वापस आना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। सीधे लिखो ना, उन्होंने इस प्रपोजल्स को स्वीकार नहीं किया। किस प्रपोजल को? कि जो दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि 1933 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सम्मेलन में आपके इकबाल साहब ने एक मांग रख दी कि मुसलमानों को पृथक धर्म के आधार पर एक पृथक देश चाहिए। और इसी समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रहमत अली ने पाक शब्द दे दिया कि एक पाकिस्तान होना चाहिए, उसका नाम दिया पाकिस्तान। ठीक है कि नहीं। तो ये बातें अब देखने को आने लगी कि किस तरह से एक पृथक राष्ट्र की मांग उठने लगी। और इसको सिद्धांतिक रूप से 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उस मांग को क्या किया गया, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो वो नहीं चाहते थे कि एक दूसरा पाकिस्तान बने। भविष्य के दृष्टि से उन्होंने इसे अस्वीकार करना, समझौते को उन्होंने किसी भी स्तर पे मानने से इनकार किया और वापस सीधे भारत आए। एक गुजराती कवि ने उनके विषय में लिखा भी कि पी लो बापू पी लो, जहर के घूंट पी लो। क्योंकि जिस आशा और उत्साह से और जिस परिदृश्य में ब्रिटिश सरकार ने गांधी के साथ समझौता किया था, उस समझौते के अकॉर्डिंग टू वहां पर कोई बातचीत ही नहीं की गई। मैकडोनल्ड पहले से ही तैयार थे और पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर अंबेडकर को आगे बढ़ाए हुए थे। अंबेडकर साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अडिग थे और उसी आलोक में इन्होंने कहा कि आप भी अपना विचार दें, सहमति दें, जिससे कि हम दलितों का उद्धार कर सके और दलितों को हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे सके। लेकिन इसी मांग को लेकर यह सम्मेलन असफल हुआ, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। 1931 के बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। लिख देंगे, ध्यान रखें, यह महत्वपूर्ण है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन
तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में। इसमें कांग्रेस के कृषि प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया। इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की तारीख को याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन ज्ञान के दृष्टि से, अभी ज्ञान के दृष्टि से, बाद में परीक्षा के दृष्टि से, कि गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे और हिस्सा लेकर जब भारत, आप पहले तो हिस्सा लेने जब गए और जेम्स पैलेस की जब सीढ़ियों पर एक अर्धनग्न फकीर चढ़ रहा था, ठीक है कि नहीं, सम्राट के सामने यह भी बातें रखी गई और सम्राट ने कहा भी कि मेरे समक्ष कैसे कोई व्यक्ति आधे कपड़ों में आएगा, तो उसे पूरा कपड़ा पहनने को कहो। और गांधी जी कहें कि जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार मेरे शरीर पे कपड़े हैं, मैं इससे अधिक कपड़े पहनने के योग्य अपने आप को नहीं पाता हूं। जब तक हम भारतीय जनमानस के जो अर्धनग्न शरीर हैं उसके वस्त्रों को नहीं ढक सकूं, तब तक मैं पूरा वस्त्र नहीं पहनूंगा। और अंत में सम्राट को ही झुकना पड़ा। और स्वागत में सब लोग तैयार थे, तो वो दृश्य भी है कि फ्रैंक मॉरिस ने कहा कि एक अर्धनग्न फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हुई, सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। एक फिल्म भी आई थी, नहीं, फिल्म का नाम था गांधी, एटनबरो की फिल्म थी। उस फिल्म के में उस दृश्य को जरूर देखिए। एक फिल्म भी आई थी महात्मा, उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे श्याम बेनेगल। उस फिल्म में भी इस दृश्य को अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। एक समय तो गांधी फिल्म जीके हुआ करता था। रिचर्ड एटनबरो ऑस्कर जीतने वाला, सबसे अधिक ऑस्कर जीतने वाला एक ड्रेस डिजाइनर थे जो गांधी का पूरा ड्रेस सज्जा किया था। उनका नाम था भानु अथैया। इन सबको आज भी कभी कभार परीक्षा में ये सब मिसलेनियस हो गया, ये सब क्या हो गया, विविधा हो गया। कभी पूछ दिया तो आपके लिए कहाँ कौन बताएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से कक्षा में बातचीत के दौरान इसकी चर्चा हो जाती है, दिमाग रहा याद रख लिए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है कि नहीं। दिमाग नहीं रहा तो स्वाभाविक है कि विकास के दौर में पीछे छूट जाएगा। कंपटीशन है, जो सबसे मजबूत है, डार्विन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत है वो आगे बढ़ेगा, जो कमजोर है उसको पीछे छूटना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इस बात की मैं हमेशा चर्चा करता हूं। मैं साक्षात्कार भी लेता हूं तो देखता हूं कि यदि मैं 50 लोगों का साक्षात्कार लिया तो उसमें 2 ही 4 ऐसे होते हैं कि उस योग्य होते, जबकि वो रिटन की परीक्षा पास करके जाते हैं। लेकिन 5 ही लड़के ऐसे होते हैं जो स्ट्राइक करता है, 50 में 5, और उसी को बेहतर नंबर दिए भी जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए अपने आप को हर स्तर पे मजबूत बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। अभी मैं बता भी रहा था कि एक लड़की से 4 प्रश्न पूछे गए तो रोना शुरू कर देती है, तो वो उसके कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। अभी भी मैं किसी लड़की से पूछ रहा था तो उसका मुंह रोने रोने जैसा, धुआं जैसा हो गया, ठीक है कि नहीं। ये सब तुम्हारे कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है, मजबूत बनो। अब ऐसा भी नहीं कि बेहाई की तरह हंसो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ब्याही की तरह हंसते हैं, नहीं, मतलब ठीक है, दुख का भाव होना चाहिए कि मैं कोई क्वेश्चन मास्टर साहब हमें पढ़ाए और हम नहीं बता रहे हैं, दुख का भाव होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सॉरी सर, अभी सर संज्ञान में नहीं है, मतलब अफसोस भी हो और थोड़ा सा रहना चाहिए स्ट्राइकिंग फीचर। अब ऐसा नहीं कि सॉरी सर ध्यान नहीं है, क्या कर लीजिएगा, तो ये लगता है कि जैसे चुनौती दे रहा है बच्चा मास्टर साहब को, नहीं। तो वो तो आपको समझना है कि कैसे उस मर्म को, उसको आप सामने रखिए, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट हो गया। तो ये दोनों को याद रखिएगा। अब आइए 1932 में एक बहुत महत्वपूर्ण था कि 1932 में ही जैसे ही गांधी जी वापस आए, 1932 में मैकडॉनल्ड ने घोषणा कर दी, और उस वो घोषणा थी कॉमनल अवार्ड, वो घोषणा थी दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कॉमनल अवार्ड ही था, सांप्रदायिक पंचाट उसको कहते हैं।
और कॉमनवेल्थ अवार्ड के साथ ही, चूंकि उस समय गांधी जी इरवदा जेल में बंद थे और इरवदा जेल को गांधी जी मंदिर की संज्ञा दिया था, इसलिए कभी कभार आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किस जेल को मंदिर की संज्ञा गांधी जी ने दिया। मांडले जेल बर्मा, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, दरभंगा जेल नहीं, और इरवदा जेल पूना। तो क्या मारिएगा, इरवदा जेल पूना को मंदिर की संज्ञा दिया, क्योंकि वो बराबर आते जाते रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो संजय दत्त भी उसमें गया था हथियार AK-47 रखने के कारण। तो बहुत जुमला चला कि संजय दत्त कह रहा है कि गांधी जी भी इसी जेल में आए थे। अरे गांधी जी किस कारण गए थे जेल में और तुम किस कारण गए हो जेल में, इसको देखने की जरूरत है। गांधी जी गए थे आजादी की लड़ाई के लिए, ठीक है कि नहीं, हम लोग के विकास के लिए। और संजय दत्त जी गए AK-47 अवैध रूप से रखने के कारण, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि मैकडॉनल्ड अवार्ड ये 1932, और जब जेल में उनको इस बात की जानकारी मिली तो जेल में उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। और आमरण अनशन के बाद फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते पे हस्ताक्षर किए अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, लेकिन हस्ताक्षर किया उस पर वो था मदन मोहन मालवीय एवं अंबेडकर। तो ये पूना पैक्ट, पहले तो आमरण अनशन, पहले तो सांप्रदायिक घोषणा दिखाएंगे, इसके बाद आमरण अनशन दिखाएंगे, तब पूना पैक्ट दिखलाएंगे। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने एक संगठन को जन्म दिया था जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। 1932 इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे किसी भी स्थिति में आप भूलेंगे नहीं। देखिए, लिखेंगे 1932 में ही, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। 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 इस घोषणा के बाद, इस घोषणा के बाद गांधी जी ने, इस घोषणा के बाद गांधी जी ने पूना के इरवदा जेल, पूना के इरवदा जेल में, पूना के इरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन, 1932 को आमरण अनशन, आमरण अनशन की शुरुआत की। आमरण अनशन की शुरुआत की कितने तारीख को, कहां कहां, इरवदा जेल कहां था, इरवदा जेल कहां था। अब मांडले जेल, मांडले जेल बर्मा में था जहां तिलक को भेजा गया था। लिखा हुआ है कॉपी में, पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये याद रखना। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में था, वो भी पढ़े हैं, BD सावरकर 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। इरवदा जेल में आमरण अनशन कब शुरू किया, 20 सितंबर 1932 में। अब बुढ़े की तबीयत खराब हो रही थी, बुढ़े मतलब हमारे महात्मा बाबा की तबीयत खराब हो रही थी और अंबेडकर पे इसका दबाव बढ़ रहा था। अंत में राजेंद्र प्रसाद मालवीय और जयकर के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते को हमने पूना समझौता कहा। उस समझौते के माध्यम से कहा गया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को परित्याग कर दीजिए, दलितों का विकास आरक्षण के माध्यम से ही संभव है। और उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र में 71 सीट की जगह 147 सीट आरक्षण में स्वीकार किया, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र में 71 सीटें नहीं दी, ठीक है कि नहीं। जबकि आरक्षण में 147 सीट पर हमारी बात बनी, लेकिन फिर भी हमने आरक्षण को स्वीकार किया, क्योंकि आरक्षण समाज में समानता लाता है,
सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाता है, जबकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र से अलगाववादी भावनाएं पनपती है, अलग रहने की भावनाएं पनपती है, और स्वाभाविक है कि तब अलग देश की भी मांग भविष्य में उठने लगती। आगे लिखिए, क्या लिखे? हो गई? फिर लिखेंगे, गांधी के गिरते स्वास्थ्य के आलोक में, गांधी के गिरते स्वास्थ्य, गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य के आलोक में, गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य के आलोक में, गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य के आलोक में, गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य के आलोक में मालवीय, मालवीय, मालवीय राजेंद्र प्रसाद, मालवीय राजेंद्र प्रसाद और जयकर के प्रयासों से, जयकर के प्रयासों से, जयकर के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी के बीच पुनः समझौता हुआ। अंबेडकर और गांधी के बीच पुनः समझौता हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर, इस समझौते पे हस्ताक्षर, इस समझौते पे हस्ताक्षर, इस समझौते पे हस्ताक्षर, इस समझौते पे हस्ताक्षर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किया। 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 किसने किया? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किया। इस समझौते के अनुसार, इस समझौते के अनुसार, इस समझौते के अनुसार इस समझौते के अनुसार दलितों को, दलित वर्गों को केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में समान स्थानों में से, केंद्रीय विधानमंडल में समान स्थानों में से समान स्थानों में से 18% 18% सीट आरक्षित कर दी गई। 18% सीट आरक्षित कर दी गई, जबकि प्रांतीय विधानमंडल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए, जबकि प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। ठीक है, टिक लगा दीजिएगा। कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
71 से बढ़ाकर फिर लिखेंगे। इस समझौते के बाद गांधी जी ने, इस समझौते के बाद गांधी जी ने 1932 में 1932 में हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की नींव डाली, हरिजन सेवक संघ की नींव डाली और हरिजन नामक पत्रिका चलाया, और हरिजन नामक पत्रिका चलाया। हरिजन नामक पत्रिका चलाया। इस संघ के पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। इस संघ के पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। तो हरिजन सेवक संघ कौन बनाया, कब बनाया? पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। एक नोट में लिख देंगे, अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल फेडरेशन, अंबेडकर ने इसी कड़ी में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या शेड्यूल फेडरेशन, शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड फेडरेशन की स्थापना की। शेड्यूल फेडरेशन की स्थापना की स्थापना की स्थापना की। ठीक है, ये 1932 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था। अब इसी कड़ी में 1933 में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई जिसको आप याद रखें। 1934 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ और इस गठन में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव की महती भूमिका रही। पटना में इसकी बैठक हुई और अखिल भारतीय समाजवादी दल या कांग्रेस समाजवादी दल का गठन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। जबकि बिहार समाजवादी दल का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और यहाँ पर एक मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा, बंगाली टोला में ही हैं, उनके द्वारा बिहार समाजवादी दल की गठन 1931 में हुई थी। ठीक है कि नहीं? तो इस दोनों तथ्यों पर थोड़ी सी नजर रखिए। तो लिखिएगा 1934 में, अब नेक्स्ट लिखिए, 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पटना में, पटना में, पटना में हुआ। पटना में हुआ। इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। और राम मनोहर लोहिया थे। और कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, लोहिया थे। यह बैठक कहां हुई? पटना में। तो पटना लिख लीजिए, नोट में लिख देंगे। बिहार समाजवादी दल की स्थापना, बिहार समाजवादी दल की स्थापना, बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुई। 1931 में हुई।
1931 में हुई, जिसके संस्थापक फूलन प्रसाद वर्मा थे। जिसके संस्थापक फूलन प्रसाद वर्मा थे। फूलन प्रसाद वर्मा थे। कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा थे। इस कक्षा के लिए इतना ही काफी है। 1934 में यह कांग्रेस समाजवादी दल को हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिएगा। तो कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कब हुआ? कौन थे संस्थापक? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। और कहां हुआ? बिहार समाजवादी दल का गठन कब हुआ? बिहार समाजवादी दल का गठन कब हुआ? इसको ध्यान रखिए। अब आता है 1935। 1935 आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सिर्फ 2 लाइन में आपको बता देना है, क्योंकि 1935 में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो संविधान के पृष्ठों में एक एक करके लिखा हुआ है सारा चीज। तो लिखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। ठीक है। और जिसकी संपूर्ण विशेषता कौन बताएंगे? कोई भी एक लड़के बता दे तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली, सौभाग्यशाली, समृद्धशाली, सब शाली समझूंगा। कौन बताना चाहेंगे? आप खड़े होइए। ठीक है, मात्र एक लड़का। क्या कहते? संघीय न्यायालय की स्थापना होगी एक। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई। और हो गया? कहानी खत्म हो गए? तुम बताओगे। क्या दोहरी प्रांतीय? ये कहां पढ़ाए थे? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, जिसे 1937 में लागू किया गया। और उसी कड़ी में प्रांतों में चुनाव हुए और उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है। मैनवार भारत को अलग कर दिया गया, वो भी ठीक है 1937 में। अपशिष्ट शक्ति वायसराय गवर्नर के पास रहेगी, वो भी ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, वो भी ठीक है। वो सब हो गया। और जो 2 महत्वपूर्ण था वो एक हम ही बताएं, दूसरा महत्वपूर्ण वो भी लगता है मैं ही बताऊंगा। तो क्या पढ़ते हो? भारत सरकार अधिनियम में तो सबसे पहले यही लिखाते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की नींव पड़ने की संभावना थी, और दूसरा प्रांत को स्वायत्तता दे दी गई। और इसी आलोक में प्रांतों में चुनाव हुए, और ये सारी चुनाव की प्रक्रिया 1935 के एक्ट को 1937 में ही लागू किया गया। तो पढ़े क्या? कि संघीय न्यायालय, आरबीआई, मैनवार को भारत से अलग कर दिया गया। तुम क्या पढ़े? ठीक है कि नहीं? शर्म क्या आनी चाहिए साहब, कि पता था कि 1935 में जाएंगे तो 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, हाथ डुला के आ जाते हैं। क्या मतलब है इसका?
ठीक है कि नहीं, बैठिए। चलिए, कहाँ थे हम लोग? एक होता है हेहर, एक होता है थेथर। तुम लोग थेथर हो, थेथर। ये श्रुति हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है। ठीक है, कि अभी तक मास्टर का भरोसा नहीं जीत पाई हो, पहले तो मास्टर का भरोसा जीतो। कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो मुझे यह विश्वास रहे कि अमुक अमुक लड़का या लड़की इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। देखो उसका रिजल्ट कैसे नहीं होता है। उस भरोसा को ही आज तक नहीं जीत पाए। एक आध दो हैं, वो भी आजकल इधर उधर के, आजकल राष्ट्रीय घटनाओं में ज्यादा ध्यान रहता है, उसमें संलिप्त रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। कहाँ लिखे? हाँ, पारित किया गया, हो ही गया। पारित किया गया तो ऑलरेडी लिख दीजिए नोट में। संविधान की कॉपी में देखिए, संविधान की कॉपी में जाके पढ़िए शेष बातों को। संविधान के कॉपी में जाके पढ़िए भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, दो सबसे, सब सारी बातें बोल ही दी हैं कि दो सबसे बड़ी विशेषता थी, अखिल भारतीय संघ और प्रांत को स्वायत्तता। तो ये दोनों विशेषता सब कॉपी में लिखा हुआ है, जाकर के देखिएगा तब ना, रटिएगा तब ना। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? वो आराम से एकदम रूटीन में सोइएगा, केस सीटिएगा, जीन्स टी शर्ट और जूता पहन के चलिएगा, उससे थोड़ा ही होता है बाबू। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत। और मेहनत करने के लिए आंखों के नींद को जलाना पड़ता है। ठीक है, शरीर में ऐठन लाना पड़ता है, तब होता है मेहनत। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, क्या है? लिख लिए? हो गया। तो आज मैं 1935 तक के एक्ट को ही देखूंगा। कल हम लोग, मतलब अगले दिन जब भी आपकी क्लास होगी तो 1935 से 1940 और फिर 40 से 47, एक दो कक्षा में आपको मैं इसे समाप्त कर दूंगा। लिखेंगे अन्य बातें। बूस्टर फैक्ट लिखो, बूस्टर फैक्ट सबसे पहले। बूस्टर फैक्ट, फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया लीजन जर्मनी की सहायता से, फ्री इंडिया लीजन जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध, जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। किसने बनाया था? पॉइंट नंबर 2, लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, लीग अगेंस्ट, लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म के सदस्य, लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म के सदस्य नेहरू, नेहरू ब्रुसेल्स सम्मेलन 1927 में बने थे। ब्रुसेल्स सम्मेलन, ब्रुसेल्स सम्मेलन 1927 में बने थे। 1927 में बने थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक बंगाल में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक बंगाल में, जो बांग्लादेश है, चटगांव है, बंगाल में मास्टर दास सूर्य सेन ने किया था। मास्टर दास सूर्य सेन ने किया था। मास्टर दा, दास नहीं, मास्टर दा,
बंगाली में सम्मान जब दिया जाता है तो दा लगाया जाता है, जैसे बिहार में जी लगाया जाता है किसी नाम के आगे, उसी तरह से वहां मास्टर के साथ या किसी नाम के साथ पुपुन दा, मोहन दा, मतलब उसको सम्मान दे रहा है। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि सूर्यसेन ने किया, मास्टर दास सूर्यसेन ने किया। भूलेंगे नहीं कि सूर्यसेन ने, भूलेंगे नहीं कि सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार की लूट, चटगांव शस्त्रागार की लूट 1930 में किया। चटगांव शस्त्रागार की लूट 1930 में किया। चटगांव शस्त्रागार की लूट 1930 में किया। 1930 में किया। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि 1938 में डॉक्टर अटल के नेतृत्व में, 1938 में डॉक्टर अटल के नेतृत्व में, डॉक्टर अटल के नेतृत्व में एक चिकित्सक दल चीन गया। एक चिकित्सक दल चीन गया। चीन गया। कहां गया? चीन गया। इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में, नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में, इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में, अरे मुस्लिम लीग लिखो तो लिंग लिखता है, उल्लू कहीं का। लीग लिखो, ल दीकारा गौ। मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम क्या है, इलाहाबाद के मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इकबाल ने यह कहा, इकबाल ने यह कहा, इकबाल ने यह कहा कि मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर, मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर, मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर, मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर एक पृथक, एक पृथक देश होना चाहिए। एक पृथक देश होना चाहिए। कालांतर में, कालांतर में, कालांतर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने, रहमत अली ने पाकिस्तान की अवधारणा को दिया, पाकिस्तान की अवधारणा और शब्द को दिया, पाकिस्तान की अवधारणा और शब्द को दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कॉमा आरएसएस 1925 में बनी। 1925 में बनी। याद रहे, याद रहे कि पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस
पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस एवं मेरठ षड्यंत्र केस का संबंध, मेरठ तो मैटर लिखता है, हम लिखा है मेरठ तो लिखता है मैटर, दोनों में कोई अंतर, कोई समानता ही नहीं है। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी के गतिविधियों से ही, कम्युनिस्ट पार्टी के गतिविधियों से ही, गतिविधियों से ही। इन षड्यंत्रों में, इन षड्यंत्रों में मेरठ, इन षड्यंत्रों में मेरठ केस में तीन ब्रिटिश साम्यवादी, तीन ब्रिटिश साम्यवादी, फिलिप स्प्रेट, तीन ब्रिटिश साम्यवादी, पहला फिलिप स्प्रेट, फिलिप स्प्रेट, कॉमा ब्रेडले, ब्रेडले, ब्रेडले और हचिंसन के विरुद्ध, और हचिंसन के विरुद्ध, हचिंसन के विरुद्ध, और हचिंसन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई की गई या मुकदमा चलाया गया, हचिंसन के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, हचिंसन के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। ठीक है, चलाया गया। और लास्ट में लिख देंगे, आज के लास्ट में, ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन का संबंध, ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन का संबंध, ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। स्वदेशी आंदोलन से है। किससे है? स्वदेशी आंदोलन से है। किसका? ब्रिटिश पत्रकार नेविन्सन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन से है। और यह भी याद रखिएगा, बेब मिलर का संबंध सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर का संबंध, बेब मिलर का संबंध, बेब मिलर का संबंध सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। ठीक है, बस। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, वो भी लिख देना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और उन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। उन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बस।
छोटे बड़े सभी तथ्यों के साथ 1935 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूर्ण करने की मैं घोषणा करता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि समय रहते इसे आप याद कर लें, जो आपके भविष्य को उज्जवलमान बनाएगा। अन्यथा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। विशेष आप लोग स्वयं प्रबुद्धशाली हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सूचना के अनुसार जब भी आपकी क्लास मेरी रहे तो उसे गंभीरता पूर्वक रिवीजन करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गुड डे एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।